66 बीपीएससी में मुझे 5वीं रैंक हासिल हुई थी और मैं अभी असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट बिहार फाइनेंस सर्विस में कार्यरत हूँ। और इस साल मुझे यूपीएससी में 114वां स्थान प्राप्त हुआ है और मैं 26 अगस्त को लबासना में एज एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर ज्वाइन करूँगा। मेरा ये सवाल था कि करंट अफेयर्स के लिए क्या एक साल पहले से करंट अफेयर्स कवर करना चाहिए या लास्ट में PT 365 इनफ है? पहला सवाल था। और दूसरा सवाल था, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, तो मैंने ऑप्शनल सोशियोलॉजी ऑप्ट किया, पर मुझे इंटरेस्ट, मैं चाह रहा हूँ कि इंटरेस्ट आए पर नहीं हो पा रहा है, तो क्या मुझे टेक्निकल सब्जेक्ट के तरफ जाना चाहिए? So sir, actually I have prepared for the CDSE examination from the last 3 years. TDS examination. So the knowledge that I have gained from the last 3 years, how I can utilize it in the preparation of UPSC CSE, because my attempts are over. Thank you. Thank you. हाँ, ठीक है। Round of applause for Mr. Siddhant Kumar. ठीक है। All India rank 114 in UPSC CSE and also BPSC rank 5, and he is currently serving as an assistant commissioner in Bihar government. Okay, so please have seat and we will have the session. इसमें से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो हिंदी में सहज नहीं है? इज देयर एनी कैंडिडेट हु इज नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी? हिंदी में बात कर सकते हैं ना? हाँ, ठीक है। क्योंकि पटना में है तो हिंदी में नहीं बात करेंगे तो किस में बात करें क्या? तो मेरा नाम सिद्धांत कुमार है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और 66 बीपीएससी में मुझे 5वीं रैंक हासिल हुई थी और मैं अभी असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट बिहार फाइनेंस सर्विस में कार्यरत हूँ। और इस साल मुझे यूपीएससी में 114वां स्थान प्राप्त हुआ है और मैं 26 अगस्त को लबासना में एज एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर ज्वाइन करूँगा। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने तैयारी कैसे की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, मतलब दिल्ली में मैं कभी जाकर तैयारी नहीं किया। मेरी जो भी तैयारी हुई वो पटना से ही हुई है। तो सबसे पहला मिथ तो ये है कि दिल्ली जाना है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप पटना में रह के भी तैयारी कर सकते हो, और इतना अच्छा इंस्टीट्यूट अब पटना में है तो दिल्ली जाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि क्या एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, सो कॉल्ड पुअर क्लास यूपीएससी क्रैक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मेरे पिताजी एक हार्डवेयर शॉप के ओनर हैं एंड ही हैज़ इनकम लेस देन 8 lakhs, और मैंने क्रैक कर लिया है तो कोई भी कर सकता है। उसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि जो स्ट्रैटेजी है वो तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ या आपके डाउट सॉल्व करूँ? स्ट्रैटेजी बताऊँ कि मैंने कैसे पढ़ाई की? हाँ, ठीक है। तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं यूपीएससी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, तो फिर मैंने क्या किया ये मैं बताता हूँ, ठीक है? तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रखी है, तो आई एम एन इंजीनियर। तो मेरा यूपीएससी से दूर दूर तक, मतलब सोशल साइंस से दूर दूर तक कोई वाकया नहीं था। उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करने आया और मैंने देखा कि काफ़ी रिसोर्सेज हैं। तो कुछ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिवीजन से ही, मैंने टॉपर्स के काफ़ी सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिवीजन से ही यूपीएससी क्रैक की जा सकती है। तो सबसे पहले मैंने 6 से 12 तक की एनसीईआरटी अपनी कंप्लीट की। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी इसलिए कंप्लीट की क्योंकि उससे आपको एक बेसिक नॉलेज मिलेगा, बेसिक नॉलेज जो कि आपका आधार बनाएगा, जिसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स तो आप सबको मालूम ही है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, जो भी आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आपने स्टैंडर्ड बुक्स को एक से ज्यादा मत रखिए, क्योंकि की वही है मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन। अगर आप 10 बुक को एक बार पढ़ेंगे, उससे 10 गुना ज्यादा बेनिफिशियल है कि एक बुक को 10 बार पढ़ें। एक बुक को पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, स्टैंडर्ड रिसोर्स होना चाहिए। बस आपका रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो ऑथेंटिक हो, मैक्सिमम टॉपर्स रिकमेंड करते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि अभी पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ने से सब कुछ हो जाता है, तो डीडी बसु क्यों पढ़ें? ठीक है। उसी तरह अगर एनसीईआरटी में आप तमिलनाडु हिस्ट्री पढ़ रहे हैं
या फिर विपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं तो कोई एक ही पढ़े। अगर तमिलनाडु हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो तमिलनाडु हिस्ट्री ही पढ़े, और अगर विपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं तो विपिन चंद्रा ही पढ़े। तो मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिविजन। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का अपना बेसिक नॉलेज कंप्लीट करना है, उसके बाद स्टैंडर्ड रिसोर्सेज की तरफ जाना है। तीसरा जो कि मैंने शुरू में इग्नोर किया, जिसके कारण मुझे अटेम्प्ट्स लग गए, वो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर करना। देखिए, आप लाख टेस्ट सीरीज दे दीजिए, लेकिन यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो किसी भी इंस्टीट्यूट का उसके आसपास मैच नहीं करता है। तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल सिरे से नेग्लेक्ट ना करें, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल बनाना है, और ऐसे बनाना है कि एग्जाम हॉल में बैठे हो। जैसे अगर आप प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, मतलब यूपीएससी का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो 2 घंटा प्रॉपर बैठ के एक जगह पर देना। ऐसा नहीं कि 1 घंटा दे दिया, बीच में वे वॉक करने चले गए और फिर 1 घंटा नहीं, प्रॉपर बैठकर। उसी तरह मेंस के लिए भी 3 घंटा बैठकर प्रॉपर देना है, सारा पूरा मेंस का आपका 3 घंटे का जो भी सेशन होता है वो प्रॉपर बैठ के देना है। उसके अलावा देखिए, प्रीलिम्स में मेरा ये मानना है कि 50% आपका मेहनत काम करता है और 50% आपका लक काम करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप बार बार मेहनत करते रहोगे ना, तो लक भी किसी ना किसी दिन आपका साथ देगी और आप मेंस में थ्रू होगा। मेरा ये बिल्कुल नहीं मानना है कि प्रीलिम्स में अगर आपने मेहनत की है तो आपका होगा ही। आप बहुत लोगों से मिलोगे जो 6 अटेम्प्ट दे दिए हैं, उनका प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ, जबकि उन्होंने मेहनत काफी की। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपका मेहनत बहुत स्ट्रांग है ना, तो आपका मेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि मेंस में ना मेहनत का काफी बड़ा रोल हो जाता है और लक काफी नीचे चला जाता है। सेम इंटरव्यू में भी है। इंटरव्यू में बोर्ड वाइज डिपेंड करता है। कोई बोर्ड बहुत अच्छा मार्क्स देते हैं, कोई बोर्ड का ऑन एन एवरेज मार्क्स तो सेम रहता है, बट या तो वो 200 नंबर देंगे या 120 नंबर देंगे। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में मेहनत है, तो हम अपना मेहनत को बहुत स्ट्रांग रखेंगे। तो 3 चीज मैंने बताई। पहला, एनसीईआरटी को 6 से 12 तक करना है। दूसरा, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज पे फिर मूव करना है। तीसरा, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन। और चौथा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आप ये चारों चीज करेंगे तो मेरे ख्याल से यूपीएससी के सक्सेस कैंडिडेट्स में आपका एक ना एक दिन नाम होगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। और बस देखिए, कितना भी छोटा सवाल हो, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। आप जो आपके मन में है वो सवाल पूछिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक प्रॉब्लम होता है, चैलेंज होता है। तो जो भी आपके मन में सवाल हो वो प्लीज पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम आयुष है और अभी मैं प्रीवियस 1 साल से ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने जाते हैं तो एकदम लगता है कि सर से एकदम ऊपर जा रहा है, एकदम कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। जबकि जब क्लास में जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह होता है, जो भी होता है, उसमें बेटर परफॉर्म करते हैं और किसी ना किसी वे में इम्प्रूव होते रहते हैं। तो ये बड़ा मतलब कि घबरा देता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके। तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, क्लास में जो आप बैठ जाइए। क्लास में जो आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं वो इस हिसाब से लगाते हैं कि सर ने पढ़ाया होगा और फिर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो आपका वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहता है उस टाइम। लेकिन जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो हो सकता है उस टॉपिक का हो जो आपने पढ़ा ना हो, या फिर उस समय तक रिवाइज ना हो। लेकिन जब आपका एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर वो लगने लगेगा धीरे धीरे। वो टाइम की बात है। जितना ज्यादा आप रिविजन करोगे उतना इजिली आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि देखिए मेरे साथ ये था कि मेरे पास क्वेश्चन पूछने के लिए लोग नहीं थे, तो मुझे 4 अटेम्प्ट लग गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए। तो क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल भी नहीं घबराइए। सर, मेरा नाम सौरभ है और मुझे सर पूछना है सर, पर्सनालिटी को इम्प्रूव क्यों करें, कैसे करें? इंटरव्यू में अपना एक रोल है सर। ठीक ठीक, बहुत अच्छी सवाल। बैठ जाओ बैठ जाओ। देखिए, देखो, पर्सनैलिटी को आप इम्प्रूव, अब पहली बात तो नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ही नहीं है तो आप बोलोगे क्या पर्सनल इंटरव्यू में? तो सबसे पहले तो नॉलेज, जो आप पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। दूसरा ये कि अपने डेली लाइफ में ही अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का सोचो। जैसे हम पटना में रहते हैं तो यहाँ थोड़ा रफ लैंग्वेज यूज होता है ना, तो वो अपने पर्सनैलिटी में मत लाओ। जैसे नॉर्मल वे में हम लोग साला वगैरह भी बोल देते हैं दोस्त लोगों के साथ, वो बिल्कुल मत करो। अपने आप में चेंज लाओ। मतलब अगर आसपास वाले लोग बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं, तुम मत बोलो, और हो सके तो उनसे कट जाओ। तो अपने आप में पहले वो जो आत्मसात करो, कोई भी खराब चीज अंदर नहीं लानी है। दूसरा, नॉलेज लाना है। तो ये दोनों जब कंबाइन होगा, धीरे धीरे जब तक तुम इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचोगे, पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाएगी। तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो। जैसे बोलने की कला भी होनी चाहिए। जैसे मैं तुमको समझा रहा हूँ ना, तो तुम समझ रहे हो ना, और तुम किसी और को समझाओगे, अगर वो नहीं समझ रहा तो समझ जाओ कि तुम्हारे बोलने की कला में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो
ऐसा अगर हो तो घर में ही कोई मेंबर या छोटा भाई हो, उसको कोई भी कॉन्सेप्ट समझा दो, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारी समझाने की कला इंप्रूव होगी। तो उस पे भी वर्क कर सकते हो। ये तीनों काम करोगे तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। और बहुत हद तक पर्सनैलिटी डिपेंड करती है तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे, और कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, तो नॉलेज तो फर्स्ट मैंने बताया प्रायोरिटी। गुड आफ्टरनून सर। सर माई सेल्फ गीतांजलि। मुझे ये पूछना था सर, जैसे कि यहाँ पे आंसर राइटिंग होती है ना, तो उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं लेकिन उसमें वर्ड लिमिट है, और जिसके कारण वर्ड लिमिट के कारण वो 400 क्रॉस हो जाता है, और उसमें करंट अफेयर भी का कुछ उसमें डालना होता है, तो फिर कैसे उसको मैनेज करें सर कि कॉन्सेप्ट भी आ जाए और करंट अफेयर भी? क्वेश्चन को पूरा कवर कर लें और पूरे तरीके से जस्टिफाई करें, बट वर्ड लिमिट क्रॉस ना करे, और करंट अफेयर और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ का मिक्सचर एक में अच्छे से हो जाए। उसको समराइज कैसे करेंगे सर? ठीक है, सबसे पहले तो बैठ जाइए। सबसे पहले तो आप जो आंसर लिख रही है ना, वो पॉइंट्स में लिखिए। मैक्सिमम आंसर पॉइंट्स में लिखिए। उससे होता क्या है ना कि जब आप पैराग्राफ में लिखते हैं ना, तो आप हो सकता है फ्लो में बह जाएं। जैसे मान लीजिए कि 5 पॉइंट्स आपको आते हैं, तो अगर आप एक पॉइंट में बहुत स्ट्रांग है ना, तो हो सकता है आप उसमें 5 लाइन का पैराग्राफ लिख दीजिए। तो उससे अच्छा है कि पॉइंट्स में लिखें। पॉइंट्स में लिखने से फायदा ये है ना कि 1 2 3 4 5 जब आप लिख कर दिखाइएगा ना एग्जामिनर को, तो उनको एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि इस बच्चे ने 5 पॉइंट लिखा है। लेकिन पैराग्राफ जब आप लिखते हो ना, तो वो गिनने नहीं जाता है कि 5 पैराग्राफ है या 6 पैराग्राफ है। तो सबसे पहले तो पॉइंट्स में लिखे, और पॉइंट्स में जब आप लिखिएगा ना, तो अपने आप वर्ड लिमिट शॉर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट हो गया राइट टू प्राइवेसी, और वही आप अगर लिख रही हैं पूरे पैराग्राफ में, तो हो सकता है वो 2-3 लाइन में चला जाए। क्योंकि जब आप पॉइंट में लिखती है ना, तो एडवर्ब, वर्ब और जो कनेक्टिंग वर्ड्स है उसका रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। तो पॉइंट्स में लिखें। दूसरा ये है कि डायग्राम्स और फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको करंट अफेयर्स ही दिखाना है, मान लीजिए आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड दिखाना, तो एक डायग्राम से ही दिखा दीजिए, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। तो डायग्राम्स और पॉइंट्स में लिखिएगा तो सब कुछ कवर हो जाएगा। और प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, शुरुआत में हो सकता है 400 वर्ड जा रहा हो, और अगर आप पैराग्राफ में लिखती हो तो, लेकिन मेरे ख्याल से पॉइंट्स में लिखिएगा तो नहीं जाएगा। तो उसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे वो वर्ड लिमिट कम जाएगा। मेरा ये सवाल था कि करंट अफेयर्स के लिए क्या एक साल पहले से करंट अफेयर्स कवर करना चाहिए या लास्ट में PT 365 इनफ है? पहला सवाल था। और दूसरा सवाल था, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, तो मैंने ऑप्शनल सोशियोलॉजी ऑप्ट किया, पर मुझे इंटरेस्ट, मैं चाह रहा हूँ कि इंटरेस्ट आए पर नहीं हो पा रहा है, तो क्या मुझे टेक्निकल सब्जेक्ट के तरफ जाना चाहिए? मिनिमम 1.5 ईयर्स का तो होना चाहिए। तो PT 365 सोल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मेंस और वो दोनों लिखना है। तो या तो आप हर दिन पेपर पढ़िए, लेकिन पेपर पढ़ने से नुकसान ये है ना, मतलब बहुत सारे टॉपर्स पढ़ते हैं, मैं अपना स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। मैं पेपर पढ़ने से अच्छा किसी जैसे ओनली आईएएस का ही डेली करंट अफेयर्स आता है, वो पढ़ लीजिए। तो डेली अगर आप पढ़िएगा ना, तो होगा क्या कि जब मंथली निकलेगा उसका, तो आप अपने कोहेरेंस से उसको मैच कर लीजिएगा, हाँ ये पढ़ा था मैंने। और फिर लास्टली जब 1 साल का पूरा ओनली आईएएस का वो निकलेगा बुकलेट, तो वो फिर से पढ़ लीजिएगा, तो 3 टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा। और 1.5 साल मिनिमम 1.5 ईयर्स लेके चलिएगा, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी 2 साल पुराना भी पूछ देती है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका नेक्स्ट एग्जाम कब होगा, मई में या जून में? मई में होगा, मई 2025 में होगा, तो एटलीस्ट आप मई 2024, तो आप दिसंबर 2023 से मई 2025 का करंट अफेयर्स कर लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? हाँ, ऑप्शनल। देखिए सोशियोलॉजी जो आपका, मेरा भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, और मैंने 3 बार मेंस लिखा है, 2 बार यूपीएससी का, 1 बार बीपीएससी का। तीनों में मुझे निराशा नहीं हाथ लगी है, मतलब वन ऑफ द टॉपर वाला टॉप, मतलब वन ऑफ द टॉप मार्क्स था मेरा। तो सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल तो बहुत अच्छा ऑप्शनल है। दूसरी बात है इंटरेस्ट की, तो सोशियो मतलब ऑप्शनल में तो आपका इंटरेस्ट होना ही चाहिए। अगर आपका ऑप्शनल में इंटरेस्ट नहीं है, तो या तो आप डेवलप कीजिए, नहीं तो अगर आप ऑप्शनल चेंज करने का सोच रहे हैं, तो टेक्निकल सब्जेक्ट में हमेशा याद रखिए कि उसका सक्सेस रेट बहुत कम है। अगर आप ट्रेंड्स देखिएगा तो रिस्क ले सकते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट से भी लोग टॉप कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा इस बार का AIR 1 ही टेक्निकल सब्जेक्ट से टॉप किए हैं। एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है कि उसमें से टॉप नहीं करें, लेकिन सक्सेस रेट ऑन एन एवरेज कम है टेक्निकल सब्जेक्ट का। मतलब अगर कोई व्यक्ति 300 ला रहा है तो कोई 120 ला रहा है, तो इतना डिफरेंस है। लेकिन अगर आप सोशियोलॉजी का या एंथ्रोपोलॉजी या जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का देखिएगा, तो ऑन एन एवरेज 150, मतलब वो 200 के रेंज में तो जरूर आएगा। समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से अपने हिसाब से क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो डेवलप करना ही पड़ेगा ना। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं जाग रहा है, तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो आत्मसात करना पड़ता है। तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि नहीं चेंज कीजिए, क्योंकि सोशियोलॉजी का सक्सेस रेट काफी हाई है।
गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ मनीषा और अभी मेरा जस्ट 12th क्लास कंप्लीट हुआ है एंड ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। तो कोचिंग ख़त्म होने के बाद मतलब पढ़ने के बाद उसके बाद क्या करना है 1.5 साल के बाद, क्योंकि बहुत सारा टाइम है मेरे पास। बैठ जी। पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप 12th के बाद ही यहाँ पे आ गई। तो पहले तो मैं ये बोलूँगा कि लाइफ एंजॉय करना मत भूलिएगा। ऐसा ना हो कि 12th के बाद पूरा यूपीएससी प्रिपरेशन में ही चला जाए। हँसने वाली बात नहीं है, मैं रियल बता रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी से। ये मैं ज्ञान इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मेरा निकल गया है, रियल बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है, वो सबका होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि 12th हँसने वाली बात नहीं है, मतलब 12th के बाद करना ये बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स मतलब यू आर अ ब्रेव गर्ल, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपना एक बैलेंस लगा के, पहला ये। दूसरा ये कि आप बोल रही हैं कि कोचिंग के बाद जो आपके पास 2.5 साल बचेंगे या 2 साल बचेंगे ना, उसमें क्या करना? उसमें आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, उसमें आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो उससे होगा क्या कि आपका बहुत हाई चांस हो जाएगा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा यूपीएससी। तो उस 2 साल को जो कोचिंग में 1 साल पढ़ाया गया है, उसको रिवीजन करना है, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर, मतलब वो मोमेंटम को लूज नहीं करना है। लेकिन आपके पास इतना टाइम है ना कि अगर आप डेली 4 घंटे 5 घंटे भी दीजिएगा ना, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने का काफी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो कोचिंग में पढ़ाया गया है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, ये करिएगा 2 साल, तो आप देखिएगा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने का काफी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा। दूसरे जो कैंडिडेट्स अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो चालू करते हैं और 1-2 साल एग्जाम को समझने में लग जाता है ना, वो आपका नहीं वेस्ट होगा उसमें। तो ये आपके पास एक एडवांटेज है। बट वंस अगेन, यूपीएससी में पूरा 12 घंटे नहीं देना है, अभी लाइफ भी एंजॉय करनी है, ठीक है? हाँ, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ MD सर। सर, आंसर राइटिंग शुरू से स्टार्ट कैसे करें और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, और डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा है प्रिपरेशन में। जैसे एक दिन पढ़ते हैं, दूसरा दिन फिर डिस्टर्बेंस, फिर 3-4 दिन तक लगता रहता है, उसके बाद ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और एक्स्ट्रा चीज़ आने लगता है प्रिपरेशन। सर कुछ इसके लिए टिप्स दे दीजिए। अभी जैसे मेरा हाथ काँप रहा है, ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है सर कि कैसे मेंटेन करें, रोज़ रोज़ पढ़े एक चीज़ के लिए लंबे समय तक। सर बहुत एंजाइटी प्रेशर आ जाता है। पहले तो बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, लाइक ग्रेजुएशन कर लिया आपने? 3rd ईयर में हूँ, BA कर रहा हूँ सर, पाटलिपुत्र। जी सर। तो आप मतलब ह्यूमैनिटीज से 3rd ईयर में हो, तो फाइनल ईयर हुआ ना ये? ठीक है। मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, आंसर राइटिंग कैसे करें और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, यही क्वेश्चन है ना आपका? देखिए, सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कोई बाहर से मोटिवेशन फैक्टर नहीं आएगा, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। और वो मोटिवेशन फैक्टर इस पे निर्भर करेगा कि आप अपने लक्ष्य के लिए कितने समर्पित हैं, हाउ मच यू आर डेडिकेटेड टू योर एम, ठीक है? तो पहला बात तो ये, पहले आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप सही में आईएएस या आईपीएस, जो भी आपका ड्रीम जॉब है, उसके लिए आप पूरी तरीके से समर्पित हैं? अगर होंगे तो डिसिप्लिन आना ही चाहिए, क्यों नहीं आएगा? वही उसी के लिए तो तैयारी कर रहे हैं, है कि नहीं? दूसरी बात है कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करें, ये आपका क्वेश्चन है ना? तो आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वो एक बुक ले लीजिए, हो सकता है कोचिंग ही प्रोवाइड कर दे आपको। तो उसमें से क्वेश्चन निकाल के आप पढ़िए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। सुने आप? तो वो सॉल्यूशन देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसको बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, उसका सॉल्यूशन देखिए और फिर उससे अपने आंसर को कंपेयर कीजिए और देखिए कौन सा पॉइंट्स आप छोड़ दिए हैं। और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना, तो डेली का एक टारगेट ले लीजिए ना कि मैं इतना पढ़ूंगा, 2 आंसर डेली लिखूंगा। और कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी डिसिप्लिन से, तो डिसिप्लिन आपको खुद लाना पड़ेगा और डिसिप्लिन आएगी कि हाउ मच यू आर डेडिकेटेड टू योर एम। और जो आप बोल रहे थे कि हाथ कांप रहा है, तो वो मेरा भी कांपता था। एक बार सक्सेस मिलने के बाद ना कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। मेरा जब फर्स्ट इंटरव्यू था यूपीएससी का, तो मुझे उसमें 124 मार्क्स मिले थे, वन ऑफ द लोएस्ट मार्क्स। इससे ज़्यादा मेंस मार्क्स थे। उसका कारण ये था कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट था। लेकिन जब मुझे बीपीएससी की जॉब मिली तो मुझे कॉन्फिडेंस हाई हुआ, तो और उसके बाद इस बार 193 मार्क्स मिले मुझे इंटरव्यू में। तो ये सबके साथ होता है, यू आर नॉट अलोन, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। सर जैसे कि अभी एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद तो जब दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट होते हैं सर, पीछे का सब्जेक्ट मतलब उसको रिवीजन करना बहुत मुश्किल होता जाता है, मतलब भूलने लगते हैं ऐसा। तो सर उसके लिए क्या करें? देखिए, मैं आपको इस पे एक स्टोरी, आप यही पूछ रहे हैं ना कि दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट भूल जाते हैं। तो इसके लिए एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, बस छोटा सा। तो ओशो का नाम सुना है आपने? एक फिलोसोफर, काफी बड़े फिलोसोफर हैं। तो उनसे यही एक व्यक्ति ने यही पूछा था कि सर मैं पढ़ता हूँ और मैं आगे का पढ़ता हूँ तो पीछे का भूल जाता हूँ, तो इसके लिए क्या करूँ? तो ओशो ने जवाब दिया था कि अगर तुम मुझसे ये भी पूछोगे ना
कि 6 साल पहले मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था या लंच में क्या खाया था, तो भी मुझे याद है। तो उसने पूछा कि हाँ भाई कैसे सर बताइए, हम भी वही करेंगे जो आप कर रहे थे। तो ओशन ने बोला क्योंकि मैं सेम ब्रेकफास्ट पिछले 6 साल से खा रहा हूँ। तो मतलब समझ रहे हो, रिवीजन रिवीजन करोगे, डेली डेली रिवीजन करोगे तो पीछे का कैसे भूलोगे। तो आगे जब बढ़ो तो पीछे का भी रिवाइज करते रहो। बीच में एक वीक में 1 या 2 दिन समय निकालो कि पीछे वाला भी रिवाइज करें। जितना रिवाइज करोगे उतना रिटेन होगा और उतना ज्यादा फिर आगे आप रिप्रोड्यूस करोगे उसको। सर और एक क्वेश्चन है कि जब पढ़ते रहते हैं तो मतलब वैसा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब साल के 365 दिन एक ही मतलब डिसिप्लिन मेंटेन लेके चल रहे हैं, तो सर स्विच होता है तो क्या करें सर? एक लिमिट बना लो कि मुझे 4, जैसे अपना प्रिपरेशन लेवल देखकर एक लिमिट बना लो कि मुझे 5 घंटे पढ़ने हैं। हालांकि घंटे से कोई मैटर नहीं करता, बट एक लिमिट बना लो कि ये टारगेट मुझे फॉलो करना है। अगर ये टारगेट, और टारगेट रियलाइजेबल होना चाहिए अपने एम को देखते हुए। अगर वो टारगेट तुम्हारा 4 घंटे में पूरा हो जाता तो 4 घंटे पढ़ के अपना दूसरे मूवी वगैरह देख लो जिससे भी तुम्हारा रिफ्रेशमेंट हो। लेकिन टारगेट सेट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट। और वो टारगेट अगर पूरा हो रहा है तो फिर आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी थोड़ी है 11-12 घंटे पढ़ो, उतना तो एफिशिएंसी किसी में नहीं होता है। जो बोलते हैं कि मेरा 12-14 घंटे में पढ़ रहा था, वो बिल्कुल बकवास बात है। लास्ट के 1 महीने में पढ़ सकते हो 12-14 घंटा, साल भर नहीं पढ़ सकते हो। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि लाना पड़ता है। 4-5 घंटे का अगर टारगेट सेट करो तो इट्स नॉट अ बिग टास्क। आप पर्सनल इश्यूज है तो फिर अलग बात है। सर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे डेली प्री और मेंस का टेस्ट होते हैं, ठीक है सर, मेरे पास इसको लॉन्ग टर्म में कैसे इसको फ्रूटफुल कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म में कैसे? हर दिन टेस्ट देकर। हाँ, तो डेली टेस्ट दोगे और एक भी दिन एब्सेंट नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म में फ्रूटफुल हो जाएगा। नहीं, लेकिन सिर्फ टेस्ट दे रहे और चले जा रहे हैं तो इसका एनालिसिस नहीं मैं कर पा रहा हूँ। नहीं, एनालिसिस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर कैसे करें तो सोल्यूशन प्रोवाइड करते होंगे ना। ये सॉल्यूशन तो मिलते हैं, बस उसको पढ़ लेते हैं, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा। जैसे तुम्हारा जो गलती हुआ वो एक बुक बना, एक कॉपी बना लो, उसमें कॉपी में लिख दो, और जो बार बार सवाल सही हो रहे हैं उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता उतनी नहीं है जितना बार बार जो गलत हो रहा है। तो जो गलत हो रहा है उसका एक अलग कॉपी बना लो, उसमें वो गलत लिखते रहो और फिर टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहो। सर सेकंड क्वेश्चन है कि सर पीवाईक्यू को एनालिसिस कैसे करें? एनालिसिस कैसे करें कि अच्छा, पीवाईक्यू जैसे ही पढ़ोगे ना तुम, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी किस डायरेक्शन में सोचती है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछती है। जब तुम पीवाईक्यू को पूरा एक बार पढ़ लोगे ना और पूरा रिवाइज कर लोगे पीवाईक्यू, तो तुमको समझ में आएगा कि कोचिंग में भी जो 2-3 सवाल ऐसे पूछते हैं कोचिंग वाले कि थोड़ा मतलब आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होता है, तो जरूरी नहीं है, यूपीएससी भी कभी कभी पूछती है। तो पीवाईक्यू पूरा पढ़ो पहले, जो भी तुम्हारा चैप्टर पढ़ाई हो रही है उसका पीवाईक्यू निकाल के वो पीवाईक्यू सॉल्व करो, और अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी किस डायरेक्शन में पूछ के सोच के वो सवाल पूछ रही है। और सर थर्ड और लास्ट क्वेश्चन की सर सिलेबस एनालिसिस और स्मार्ट स्टडी क्या है दोनों? सिलेबस एनालिसिस एंड स्मार्ट स्टडी, ये क्या इसका कोहेरेंस पूछ रहे हो? दोनों को कैसे मिला है? देखो स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क, देखो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में यही है कि हार्ड वर्क का मतलब है कि 12 घंटा कुछ भी पढ़ रहे हैं, और स्मार्ट वर्क का मतलब है कि 5 ही घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन वही पढ़ रहे हैं जो रेलेवेंट हो। समझ रहे हो? अब जैसे पेपर उठा लिए और पेपर ही पढ़ लिए 4 घंटे, जबकि ये नहीं पता है कि यूपीएससी का सिलेबस कैसा है। तो सबसे पहले अपना सिलेबस को ध्यान में रखो, उस हिसाब से अपना टॉपिक्स पढ़ो, उस हिसाब से न्यूज़पेपर्स पढ़ो, और पॉइंट्स में आंसर लिखो और बार बार उसको रिविजन करो। यही स्मार्ट स्टडी है। अपने कम समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ही स्मार्ट स्टडी है। ऑप्शनल इज द सोल ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आपका ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आएगा तो यूपीएससी में रैंक उतना अच्छा नहीं आएगा। उतना अच्छा का मतलब है कि जो ड्रीम जॉब है आपका, जनरली सबका आईएएस आईपीएस ही होता है, ऑल इंडिया सर्विस होता है। तो उसके लिए यही है कि आपको अपने ऑप्शनल पे ध्यान देना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि कितना ध्यान देना है, तो 7 दिन में 2 दिन एटलीस्ट, मैं ये बोलूंगा कि 2 दिन ऑप्शनल ही पढ़ना है शुरुआत में, जब तक प्री नहीं आ रहा है। तो फरवरी तक मान के चलते हैं कि 7 दिन में 2 दिन सिर्फ ऑप्शनल पढ़ना है, और फरवरी के बाद ऑप्शनल को छोड़ देना है। मार्च अप्रैल में सिर्फ जीएस पढ़ना है, और फिर जब आपका प्रीलिम्स हो जाए और आपको लग रहा होगा कि आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तब फिर ऑप्शनल को 3 या 4 दिन देना है। ठीक है, तो यही है उसका आंसर कि 7 दिन में 2 दिन ऑप्शनल जरूर पढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना नाम रैंक लिस्ट में देखना है, सिर्फ पीटी नहीं क्लियर करना है। तो ऑप्शनल को भी तवज्जो देने की काफी आवश्यकता है। So sir, actually I have prepared for the CDSE examination from the last 3 years. TDS examination. So the knowledge that I have gained from the last 3 years, how I can utilize it
in the preparation of UPSC CSE because my attempts are over. Insidious. And I've given 19 attempts, 19 interviews, but I couldn't get the 19. So I couldn't get the breakthrough in any of my attempts. Okay. So it includes screen out, conference out, and medical out as well. So how I can utilize my preparation in CSE? Because I realized that even I keep on studying the things, I keep on forgetting things after few days or few months. So my question is that should I start giving mocks or questions practice, or should I keep on revising the contents every day? So in CDS, you must have read the whole GS general studies. So your GS general studies. Yes, sir. I have completed all the general studies except few subjects like ethics and optional subjects. Okay. So first of all, you should focus on those kind of topics like ethics and all the essay part. Essay part must have been asked in CDS exam. CAPF, sir. Okay. CAPF. So you have given CAPF as well. Okay, so your essay is also completed. Almost, sir, but I feel that during the course of examination only I have prepared for that. But the rest of the year I keep on studying the GS, maths and science, English. Okay, so have you decided your optional? Yes, sir. I have chosen to opt for the sociology option. Sociology. Okay. So is your optional completed? So you must focus on ethics and optional. Apart from that, out of 7 days, at least you should give 2 or 3 days to general studies. Rest of the 4 days you must give to essay and your optional part. Apart from that, you should also try to have answer writing practice because, sorry to say, but you have given 19 interviews or something like that. There must be something lacking in you as well. So you must analyze what were your weakness. The same weakness you should strengthen and try your luck in UPSC examination. So first of all, you should focus on those topics which are not, which were not asked in CDS examinations. That is essay, ethics, optional, and then you should go for answer writing strategies and or answer writing practice, and then you should attempt for mocks and previous year questions. Good morning, sir. My name is Anmol. मुझे ये पूछना था सर कि बिफोर प्रिपरेशन और आफ्टर और उसके बाद आफ्टर सिलेक्शन आपका लाइफ कैसे चेंज हुआ है, ये आप अपना एक्सपीरियंस बताओ और आप आगे कैसे देख रहे हो, आप लबासना जाने वाले हो, तो यही पूछना। देखो भाई, देखो मेरा सबसे जो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला पल होता है वो आपका पहला जॉब होता है। तो अल्टीमेटली यूपीएससी से जो मुझे आईएएस मिला, ऑफ कोर्स इससे बड़ा जॉब है वो, क्योंकि बीपीएससी से आप बनते हो तो लेवल 9 का जॉब मिलता है, इससे लेवल 10 का जॉब मिलता है, और प्लस डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है यूपीएससी के जॉब में। तो मेरी जो खुशी थी वो बीपीएससी वाले में ज़्यादा थी अल्टीमेटली। उसका कारण ये है कि वो मेरी पहली जॉब थी। दूसरा, आपने पूछा कि लाइफ कैसे चेंज होती है। लाइफ ऐसे चेंज होती है कि पहले मैं वहाँ बैठा करता था, ऑनलाइन ही बैठता था कहीं से, अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ या खड़ा हूँ, तो ये लाइफ चेंज ही है कि मैं इतने लोगों को गाइड कर रहा हूँ। उसके अलावा समाज में इज्जत मिलती है क्योंकि आपके मेहनत को पूजा जाता है, क्योंकि आपने जब एग्ज़ाम क्लियर किया तो सबको पता है कि आपने मेहनत की होगी और आप उस मुकाम पे पहुँचे हो। सबसे ज़्यादा जो आत्मसंतुष्टि मिलती है वो अपने माता पिता के चेहरे पे मिलती है या फिर अपने सगे संबंधी को देख के मिलती है कि वो कितने खुश हैं आपके सक्सेस से। तो वो जो आपको आत्मसंतुष्टि देती है उसका कोई मोल नहीं है। तो दैट इज़, आप देखते ही होंगे कि बाहर विदेश के लाखों का जॉब छोड़ के लोग यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं। उसका कारण ये है कि लाखों के जॉब में उन्हें समाज में वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती है जो यूपीएससी का जॉब आपको दिला देता है। तो जो माता पिता के चेहरे पे सुकून है, समाज में प्रतिष्ठा है और जो आपकी प्रख्याति होती है उसका कोई मोल नहीं है। तो ये ऐसे लाइफ चेंज होती है भाई। और जहाँ तक बात है लबासना जाने की, तो भाई मैं मसूरी गया हूँ लेकिन लबासना आज तक गया नहीं हो, तो मैं वो जाके बताऊंगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। बिपार्ड गया हूँ, जो बीपीएससी से बिपार्ड में जाते हैं, वहाँ गया था मैं, तो वहाँ का ठीक था, माहौल अच्छा था। सर माई सेल्फ पूजा, मेरा डाउट आपसे ये है कि साइंस और मैथ कितना नेसेसरी यूपीएससी क्रैक करने के लिए, क्योंकि मेरा उससे कोई कनेक्शन है, बस नॉर्मली बोर्ड पास कर गई हूँ। अच्छा, अभी आप कौन से, मतलब क्या? फर्स्ट ईयर। हाँ, फर्स्ट ईयर। देखिए, कनेक्शन नहीं है तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो उसका कोई ये नहीं है, मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव। क्योंकि अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि इस साल सीसेट कंपैरेटिवली इजी पूछी गई थी, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो साल मैंने पास किया था 2023 में, जो कि ब्लंडर सीसेट आया था जिसमें वो क्वेश्चन दोबारा ना आ जाए। इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यूपीएससी ने कोई गारंटी तो दी नहीं है कि यही वाला सीसेट पैटर्न कंटिन्यू होगा। हो सकता है उस टाइप का क्वेश्चन फिर आ जाए।
तो मैथ्स और साइंस से तो आपको कोहेरेंस बनाना पड़ेगा। मैथ्स से इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि सीसैट में आता है, और साइंस से इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि साइंटिफिक बंदों को ही वो देखते हैं। आप इंटरव्यू में भी जाओगे ना तो साइंटिफिक क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मुझसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स वगैरह पे सवाल आए थे इंटरव्यू में, तो वो अगर आपको नहीं पता होगा, साइंस में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप मेटावर्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाओगे। तो अभी आपके पास ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात है कि आपके पास टाइम बहुत है, तो अपने मैथ्स को धीरे धीरे इम्प्रूव करें। वही एक मात्र आपके पास ऑप्शन मतलब विकल्प है। तो अपने मैथ्स को इम्प्रूव करें, साइंस भी पढ़ें। ऐसे मन में मत लाएं कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मैथ साइंस को मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने आप को उस ढंग से ढालें और धीरे धीरे मैथ्स पढ़ने और साइंस पढ़ने की कोशिश करें। आपके पास टाइम है, 2 साल टाइम है, तो वो करें आप। ठीक है, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन और था सर, अपने आप को सर मोटिवेटेड कैसे रखे और सर रिकनेक्ट कैसे करें कि सर एग्जाम में अपनी मतलब सर कि एक होता है सर, एक पहचान होती है, एक वे होता है सर, तरीका होता है सर, वो वे अपनी लाइफ में कैसे लाएं सर? वे इन द सेंस क्या वे? मतलब सर कि एक नेचर कैसे लाएं, मतलब कि फॉर एग्जांपल कि आईएएस बनने के लिए हम कहा था कि आपको उसकी तरह सोचना पड़ता है, उसकी तरह बनना पड़ता है, उसकी तरह अपनी लाइफ को मतलब चेंज करना पड़ता है। जैसे सर अगर मैं जब पढ़ता हूँ सर 12 घंटा, सर मैंने एकाएक मतलब जैसे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था 5 घंटा ही सही, सर मैंने एकाएक 12 घंटा पढ़ाई करना शुरू कर दी। मतलब इतना कि सर अब मेरे को सर वो भी टाइम कम लगता है सर। तो ये चीज़ सर सही है कि नहीं सर, ये क्वेश्चन? देखो, सबसे पहले तुम्हारा सवाल है कि मोटिवेटेड कैसे रहें। मोटिवेशन के लिए तो तुम्हारे अंदर वो ललक होनी चाहिए कि मुझे वो पोस्ट चाहिए, या फिर मुझे बन के तुमको जो भी तुम्हारा ड्रीम है उसके लिए तुम्हारा डेडिकेशन होना चाहिए। दूसरा, भगवान में थोड़ा विश्वास रखो, या जिससे भी अल्लाह, जो भी जीसस, जिसमें भी आप मानते हो उसमें थोड़ा विश्वास रखो, क्योंकि उससे भी पॉजिटिव एनर्जी आती है। नेचर में विश्वास रखो। और तीसरा, आप बोले कि आईएएस कैसे सोचते हैं, तो भाई मणिपुर से भी लोग सेलेक्ट होते हैं, बिहार से भी सेलेक्ट होते हैं, केरल से भी, सब अलग अलग ढंग से सोचते हैं। यही तो डाइवर्सिटी है देश की, और यही चाहिए भी यूपीएससी को, कि अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग आए और मिलकर एक चीज़ बनाए। तो आईएएस कैसे सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं तो नॉर्मल, जैसे तुम सोचते हो वैसे मैं सोचता हूँ। बस फर्क ये है कि मैंने मेहनत की 4 साल, तुम भी मेहनत करो 1-2 साल, तुम्हारा भी हो जाएगा। तो कोई ऐसा नहीं है कि आईएएस कुछ बाहर से सोचते हैं, नॉर्मली होते हैं भाई, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर एक और मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि सीसैट जो है अभी जो 12th कर रहे हैं उनके लिए तो है ही जी कि वो मैथ्स पे ध्यान अभी दे सकते हैं, उनके पास समय है। लेकिन जो ग्रेजुएशन हो गया है, ऑलरेडी 1 साल बीत चुका है उनके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, तो समय नहीं बचता है कि जीएस के बाद, ऑप्शनल के बाद और करंट अफेयर के बाद कुछ और पे भी ध्यान दे पाए। जैसे मैथ मेरा बहुत ही वीक है, लगता है एकदम हवा ही नहीं जाता है कि कुछ एचसीएफ एलसीएम कुछ नहीं, एकदम लगता है कि फॉरेन एलिमेंट टाइप है, ऐसा है। तो उसके लिए फिर उसका अल्टरनेटिव या फिर उसी को आगे बढ़ाना है? देखो, उसके लिए अगर तुम अभी बीए फर्स्ट ईयर में हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट नेक्स्ट ईयर तुमको देना है, तुम एटलीस्ट आधा घंटा तो मैथ्स के लिए निकालो। और देखो कि जैसे तुम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे ये पता होता कि परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब जो चैप्टर्स हैं, या एवरेज, इस बार तो एवरेज भी आया है, तो ये सब की आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ता, सबसे पहली बात। दूसरा, मैं अपने पैराग्राफ को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता कि जितने पैराग्राफ्स आए उसमें मेरे 90% मोर प्रोबेबिलिटी हो सक्सेस पाने की। जैसे हम लोगों के समय जो सीसेट हुआ था, उसमें मैथ्स इतना टफ पूछा गया था कि मैथ्स बिंग एन आईआईटीएन किसी से नहीं हिल रहा था। ठीक है, तो ऐसा हुआ था। तो उस केस में तो जिनका नॉर्मल मैथ्स है उनसे तो बनता नहीं। तो मैंने क्या किया था कि टोटल 27 पैराग्राफ आए थे, मेरे 25 सही हुए थे। का कारण ये था कि मतलब सीसेट क्रॉस करने का कारण ये था कि मैंने अपने पैराग्राफ को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा था। तो अपने पैराग्राफ पे पहले वर्क कर दो, उससे क्या होगा कि अगर तुम मैथ्स के 10 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे ना, 10 छोड़ो 5-6 भी सॉल्व कर लोगे, तो तुम्हारा सीसेट क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैथ्स को इग्नोर नहीं करना, तुमको एटलीस्ट 10 सवाल उसमें सही करके आने हैं। टोटल 30 आते हैं तो उसमें 10 सही करके आने हैं। तो जो सबसे ईजी वाले हैं वो सॉल्व कर लेना, और पैराग्राफ को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि पैराग्राफ तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा ना, पढ़ना इंग्लिश तो पढ़ सकते होगे ना, या हिंदी भी, तो उसमें अपना सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई कर लो, ऐसे हो जाएगा सॉल्व। मेरा क्वेश्चन सर ये था कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेरा बैकग्राउंड भी साइंस है, इससे मेरा पहले का कोई भी मतलब हम जानते भी नहीं थे, ये मेरा फर्स्ट टाइम है तैयारी का, और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं बचा, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। और आंसर राइटिंग में सर एक होता है ना कि हम लोग तो अभी नया नया पढ़ रहे हैं, तो दिमाग में जो रहता है वो लिख देते हैं, लेकिन जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनको तो सब कुछ पता होता है कि क्या कैसे लिखना है। तो
कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि अच्छे होते हैं, मेंशन करना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसा भी होता है कि उस टॉपिक से रिलेवेंट तो होता है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनको शायद ऐसा फील नहीं होता है कि ये इम्पोर्टेंट है, बस वो पेज भरने का काम करता है। तो वो टॉपिक्स को मतलब कैसे पता करें हम लोग अभी कि कौन सा टॉपिक अभी हम लोगों को उसमें मेंशन करना चाहिए या नहीं मेंशन करना चाहिए। देखिए अभी आपका कहाँ तक आप पढ़े, मतलब लाइक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया आपका? तो इतना तो सेंस हो गया होगा कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसका टॉप 3-4 प्रायोरिटी वाला कौन सा पॉइंट है। तो सबसे पहले जैसे मान लो कि आपसे ग्लोबल वार्मिंग पूछा गया, तो ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ऊपर लिखोगे ना, मतलब एक सबसे सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, तो वो सबसे ऊपर लिखोगे ना, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको लग रहा है वो तो आपको 2-3 सबसे ऊपर वाले पॉइंट्स में डालना ही है। बाकी आपको जो लग रहा है कि इररिलेवेंट है या रिलेवेंट नहीं होगा, उसको नीचे वाले पॉइंट्स में डाल दो, उसको सबसे ऊपर हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं है। वो एग्जामिनर पे छोड़ दो कि उस पे वो मार्क्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तुम अपने पॉइंट्स डाल दो। हाँ, लेकिन फुल्ली इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। मान लो ग्लोबल वार्मिंग पे पूछा और तुम उसमें आर्ट एंड कल्चर नहीं लिख सकते हो, मतलब जो उससे रिलेटेड है वही लिख सकते हो। तो तुमको जो लग रहा है इंपॉर्टेंट है उसको सबसे ऊपर वाले श्रेणी में रख लो, मतलब पॉइंट्स में रख लो, और नीचे वालों में जो तुमको लग रहा है इररिलेवेंट है उसको डाल दो। बाकी एग्जामिनर पे छोड़ दो कि वो उस पे मार्क्स देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन ये धीरे-धीरे डेवलप हो जाएगा, जितना आप पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो टॉपिक जो है वो रिलेवेंट है कि नहीं है। सर एक और क्वेश्चन था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है, बहुत गंदा है। देखिए, कोचिंग जब आप ऑफलाइन क्लास करते हो ना, तो टाइम मैनेजमेंट एक इशू होता है, सबके साथ होता है। तो लेकिन फिर भी आपको कोचिंग के अलावा भी घर पे 5-6 घंटे तो मिलते होंगे ना? उस 5-6 घंटे में अपना टॉपिक्स मतलब जो सेक्शंस है वो डिवाइड कर लीजिए, कि 5 में मैं 4 घंटे जीएस पढ़ूँगी, भले वो जीएस जितना टारगेट है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं, उसके बाद मैं स्विच कर जाऊँगी 2 घंटे सोशियोलॉजी पे। ऐसा नहीं, या जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे मेरा सोशियोलॉजी था इसलिए बाय नेचुरल फ्लो सोशियोलॉजी निकल रहा है। तो वैसे कर लो आप अपना जो भी टाइम शेड्यूल्ड है, सुबह में 2 घंटे मिलता है, शाम में 4 घंटे मिलता है, तो सुबह 2 घंटे मैं ये कर लूँगी, शाम के 4 घंटे ये कर लूँगा। और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, भले ही हर दिन कुछ-कुछ छूटता जाए, लेकिन आप एट द एंड देखोगे ना कि बहुत फ़ायदा होगा आपको उससे। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के साथ-साथ बीपीएससी को कंटिन्यू कर सकते हैं? और सर इसका भी पैटर्न भी चेंज बहुत ज़्यादा हो गया है, सर इस पे कुछ कमेंट कर दीजिए आप। देखिए, सबसे पहले बात तो दोनों एक साथ अ, लेकर चलना इज़ वेरी टफ। ये मैं स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ कि वो फिर 2 नैया पे पाँव रखने वाली बात हो जाएगी। मैंने जब अपना बीपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया था, उसी में मुझे 5वां रैंक स्थान प्राप्त हुआ था। उसका कारण ये था कि मैंने उस साल अपना यूपीएससी अटेम्प्ट ड्रॉप कर दिया था। तो मैं, जबकि मेरा बैकग्राउंड अच्छा था, मैं इंटरव्यू तक फेस कर रख चुका था यूपीएससी में। उसके बाद भी जब मुझे बीपीएससी का अटेम्प्ट देना था, तो मैंने ड्रॉप कर दिया था अपना अटेम्प्ट यूपीएससी का। उसका कारण ये था कि मैं एक चीज़ पे फ़ोकस करना चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन होगा क्या ना, कि जैसे मान लो आपका कैलिबर है यूपीएससी में रैंक 1 टू 100 या 200 लाने का। तो अगर आप दोनों लेके चल रहे हो ना, तो 200 की जगह 400 आएगा, क्योंकि नेचुरल सी बात है आपका कुछ फ़ोकस वहाँ भी शिफ्ट होगा। और बीपीएससी का अपना डिमांड है, लाइक आपको बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, फिर उसके बाद बिहार के करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, बिहार का ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो एक बस राज्य है उस पूरे राज्यों में, है ना? तो मेरे ख्याल से दोनों को लेके चलना इज़ वेरी डेंजरस। आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। जैसे मैंने छुट्टी ले रखी थी अपने डिपार्टमेंट से, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। जैसे मेरा बीपीएससी में हुआ तो फिर मैंने छुट्टी ले रखी और फिर यूपीएससी का फिर से प्रिपरेशन किया और फिर मेरा इस बार निकल गया यूपीएससी। उस हिसाब से इट इज़ योर पर्सनल चॉइस। बट मैं एडवाइस करूँगा कि अगर यूपीएससी कर रहे हो तो सिर्फ यूपीएससी करो, और अगर यूपीएससी में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हो गए 2-3, तो फिर ब्रेक लग के यूपीएससी बीपीएससी दे दो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बीपीएससी दो मत, समझ रहे हो? मतलब बीपीएससी पे फोकस मत रखना, फोकस यूपीएससी पे रखना। एग्जाम पास आए तो 15 दिन पहले पढ़ के चले जाना, ये कर सकते हो। हाँ, तो वो 15 दिन 20 दिन जो भी तुमको लगे उस हिसाब से करना, बट अपना हमेशा टारगेट यूपीएससी का रखना, क्योंकि वो कहावत सुने होगे ना, शूट फॉर द स्टार देन इवन इफ यू फेल यू विल एटलीस्ट रीच द मून। मतलब अगर तुम तारों के लिए तीर मार रहे हो और अगर वो थोड़ा इधर उधर चूक भी गया तो कम से कम चांद तक तो पहुंचोगे ना। तो टारगेट हमेशा ऊपर वाला रखना चाहिए। तो न्यू पैटर्न तो जो यूपीएससी में आया है वो यूपीएससी के कोहेरेंस में ही आया। जैसे ऐसे पेपर इंट्रोड्यूस हो गया, ऑप्शनल हटा दिया गया, तो ये तो यूपीएससी जो अगर तुम जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है उसके लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल वाला रिफॉर्म
अच्छा होना चाहिए, तुमको खुश होना चाहिए कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसी के हिसाब से बीपीएससी में रिफॉर्म्स आए हैं। ठीक है, डिपेंड कर हमारे पास टाइम कितना। जैसे अगर मेरे पास 1 साल है तो डेली अगर मैं 2 आंसर भी लिख रहा हूँ तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर मेरे पास 6 महीने हैं तो डेली 3 से 4 आंसर लिखना है। अगर मेरा प्रीलिम्स निकल गया और मेंस देना है मुझे तो डेली एटलीस्ट 10 से 12 आंसर लिखने चाहिए मिनिमम। क्योंकि अल्टीमेटली आंसर ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना पढ़े हो, मैटर ये करता है कि उस 3 घंटे में आप कितना रिप्रोड्यूस करके आए हो। तो वो है। हाँ, बिल्कुल टाइम नहीं, शुरुआत जब आप करोगे तो टाइम लिमिट नहीं लगाओ, क्योंकि शुरुआत में आपको सीखना है कि मैं आंसर राइटिंग करूँ कैसे, लिखें कैसे, कि क्या लिखें। शुरुआत में तो यही चैलेंज होता है। लेकिन जब आपको लगे कि एक सर्टेन लेवल पे तैयारी पहुँच चुकी है, लिखना आ गया है, तो फिर धीरे-धीरे टाइम लिमिट करो और फिर धीरे-धीरे टाइम रिड्यूस करो और 10 नंबर के लिए 10 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए 7 मिनट और 15 नंबर के लिए 10 मिनट, वो सेट कर लो। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम आकृति है। मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए ऑलमोस्ट 2.5 साल हो रहे हैं। तो मेरा भी टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो कहीं ना कहीं एक फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट हो रहा है। और जैसे आपने बताया कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम है, तो आपका कुछ सेकेंडरी ऑप्शन आपने चूज़ किया था या फुल्ली डेडिकेटेड थे आप इसमें? मैं अभी बिहार गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ, तो यही है मेरा मतलब सेकेंडरी सर ऑप्शन। ये तो फिर उसी लेवल का हो गया जैसे प्राइवेट सेक्टर वगैरह, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं बिहार गवर्नमेंट में मैंने एक जॉब ले ली, उससे मैं सिक्योर हो गया। उसके बाद मैंने 11 महीने की छुट्टी ले ली। तुम प्राइवेट जॉब में अगर कर लोगे जॉब, 11 महीने की छुट्टी लेके देखो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। तो सेकेंडरी ऑप्शन भी वैसा चुनो कि एक स्टेबल पोजीशन मिल जाए। तो स्टेट पीसीएस हमेशा यूपीएससी के लिए, यूपीएससी वाले व्यक्तियों के लिए या बंदों के लिए स्टेट पीसीएस इज ऑलवेज अ बेटर ऑल्टरनेटिव। तो वही होना चाहिए। अगर प्राइवेट में चले जाओगे तो प्राइवेट सेक्टर में तुमको पता है कि वहाँ पे एफिशिएंसी काफ़ी हाई है, पे स्केल हाई है, नो मैटर, लेकिन आपसे काम भी लेंगे। तो जब काम लेंगे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, तो आपका जो ड्रीम है वही छूट जाएगा। बट काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो प्राइवेट सेक्टर में रह के भी काम वो एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। उसके लिए मैं ऑथराइज नहीं, मतलब मैं वो सही व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको वो ज्ञान दे सकता है, क्योंकि वो उन्हीं से आपको पूछना पड़ेगा। मैं बस ये बोलूँगा कि आप स्टेट पीसीएस ट्राई कर सकते हो एज एन सेकेंड ऑप्शन। तो सर ये कब तक ऐसा समझ ले कि अब लिमिट हो गया है, अब मतलब सिविल सर्विसेज छोड़ देना चाहिए, अब जो बाकी ऑप्शन है उधर शिफ्ट करना चाहिए? देखो ये तो पर्सनल चॉइस है। मेरे साथ ऐसा था कि मैं अटेम्प्ट गिन रहा था अपना कि 6 हो जाएंगे तभी छोड़ूंगा। ठीक है, बहुत लोगों का, लेकिन ये भी होता है कि 6 अटेम्प्ट्स होते होते आपकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ड्राई हो जाती है, क्योंकि फिर आपका पूरा यूथपन जो है वो जो आग उबल रहा होता है देश के लिए कुछ करने का या फिर अपने लिए करियर में ही कुछ करने का, वो खत्म हो जाता है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपने आप को क्या बोल रहे हो। और कभी भी ये मत सोचो कि कितने अटेम्प्ट बाद छोड़ूंगा। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि इसी अटेम्प्ट में निकालना है मुझे, समझ रहे हो? तो जो अगर आप सोचो, भले आपका ना निकले, भगवान करे निकल जाए, लेकिन अगर आपका ना भी निकले तो अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि इस अटेम्प्ट में निकालना है तो आप बहुत क्लोज रहोगे सक्सेस से। कभी भी ये सोचोगे कि मुझे 5 अटेम्प्ट देना है और आपका पहला अटेम्प्ट है, तो आप उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। हमेशा ये सोचो कि इसी बार निकालना है। 5 अटेम्प्ट तक सोचो ही नहीं, 6 अटेम्प्ट तक सोचो ही नहीं। हाँ वही जैसे मेरा आपने बताया आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मेरा भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो फैमिली से थोड़ा बहुत प्रेशर है कि अभी 4 साल का, हाँ एग्ज़ाम 4 साल का कोर्स कंप्लीट हुआ है, उसके बाद ये सारी चीज़ें करने में थोड़ा सा, वही मैं बता रही थी कि मिसिंग आउट वाला फैक्टर क्रिएट हो रहा है। तो मतलब अगर फैमिली फोर्स कर रही है तब तो आपको तुरंत प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नहीं कर रही, अगर फैमिली बहुत सपोर्टिव है और टाइम बोल रही है कि 2-3 साल हैं, तो आप यूपीएससी कंटिन्यू करो। लाइक देखो, मेन है आपका लाइफ, यूपीएससी कम्स आफ्टर लाइफ। तो पहले है कि फॉर वुमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी इज द मस्ट प्रायोरिटी। मतलब वो तो होना ही चाहिए, अपने पैर पे तो बिल्कुल वुमेन को खड़ा होना चाहिए, ताकि शादी के बाद भी अगर भगवान खुदा ना खास्ते कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाएं जो आपके फेवर में ना हो, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी वुमेन में काफ़ी हेल्प करती है उसको हर चीज़ में आगे एक्सेल करने में। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परिवार अब ज़्यादा समय नहीं देगा, तो आप शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भी और समय है मेरे पास, तो आप शिफ्ट मत करो, क्योंकि शिफ्ट करने से ना फोकस हट जाता है। ये आपका पर्सनल डिसीजन है। लाइक आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है लाइफ में। काफ़ी काफ़ी चैलेंजिंग होता है बीइंग अ गर्ल। मेरी भी 2 सिस्टर्स हैं, मैं समझ सकता हूँ। तो आपको खुद से पूछना पड़ेगा ये चीज़। गुड आफ्टरनून सर, दिस साइड अभिषेक। सर मेरा 2 क्वेश्चन है सर। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि सर वोकैब्स का कितना रोल होता है बीइंग एन एक्सपीरियंट।
सर मैंने PYQs मतलब अपने जो इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड्स किए जाते हैं वीकली टेस्ट, तो मैं उसमें अपीयर होता हूँ। तो सर कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिससे कोरिलेट मैं नहीं कर पाता हूँ, तो सर उसका क्या रोल होता है इन टर्म्स ऑफ मेन एग्जामिनेशन ऑफ UPSC, सर प्रीलिम्स और मेंस में? वोकैबुलरी का देखो, मेरे हिसाब से अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में सामने वाले को बात समझाना आता है ना, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। हीरो बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। विलियम शेक्सपियर का एग्जाम या लिटरेचर वाला नहीं हो रहा है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में सामने वाले को समझा देना, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे वो मेंस हो। तो सिंपल लैंग्वेज, हाँ, विदाउट ग्रामेटिकल एरर। ऐसा नहीं कि इज को वॉज लिख रहे हैं, हैड को हैजंट लिख रहे हैं, मतलब समझ रहे हो? एकदम सिंपल लैंग्वेज में विदाउट एनी एरर अगर समझाना आता है तो एक्स्ट्रा वोकैबुलरी की कोई आवश्यकता नहीं है। बट सिंपल लैंग्वेज में सामने वाले को अपना बात कन्वे करना आना। और दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने भले मेंस का एग्जाम इंग्लिश में दिया, लेकिन मैंने इंटरव्यू हिंदी में दिया है, और इंटरव्यू हिंदी में देने के बावजूद भी मेरे 193 मार्क्स आए हैं। तो ये बताता है कि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर एट ऑल। अब आगे सर पूछिए। माय सेकंड क्वेश्चन है इसके सर, जैसे हम लोग अब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जिसका 25 में अटेम्प्ट है, तो सर जो नोट्स हो जाते हैं सर, तो उसको कंपाइलेशन करके रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन कैसे, मतलब उसको हम लोग? देखिए, मेरे ख्याल से आपका कोई भी नोट्स 200 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको कंसाइज़ करके 200 पेज में लाइए। वो आपके अंदर कला होनी चाहिए कि आप कैसे वो उसको कंसाइज़ करके 200 पेज में ले आओ। क्योंकि नेचुरल सी बात है, नोट्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले। अगर वो 800-900 पेज के होंगे तो नेचुरल सी बात है आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो उसको कंसाइज़ करके हर सब्जेक्ट का जो नोट्स है वो 200 पेज के अंदर ले आओ, तभी काम बनेगा। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं पूछ रहा था कि नोट्स किस तरह से तैयार करना चाहिए और रेफरेंस बुक का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए उसमें? मतलब नोट्स को कैसे तैयार करना चाहिए और रेफरेंस बुक का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? नोट्स मतलब आप बोल रहे हैं कोचिंग के नोट्स? नहीं सर, कहाँ के नोट्स? रनिंग नोट्स और इसको कंप्लाई दोनों को मिलाकर। अच्छा, ठीक है। तो दो तरीका है। एक तो जैसे कोचिंग में जैसे पढ़ाई हो रही है, नोट्स बन रहा है, उसी समय वो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के जो चीज़ आपको लग रही है कि सर ने छोड़ रखा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सर वो वाला पोर्शन नहीं, मतलब वो पर्सपेक्टिव नहीं कवर किए हैं, तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हो। दूसरा ये हो सकता है कि आप पहले सर से पूरा पढ़ लो, तो भी आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास में। उसके बाद वो चैप्टर फिर से पढ़ो और अपने नोट्स को कंपेयर करो और फिर ऐड ऑन करो। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ऐड ऑन करना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि एक पर्सपेक्टिव से काम नहीं चलता है। तो एटलीस्ट आपको एक जगह से क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। तो रेफरेंस बुक भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, फिर दोनों को मिक्स करके ऐड ऑन कर लो, और जो चीज़ कॉमन है उसको ऐड ऑन करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। सर पता नहीं चल पाता रेफरेंस बुक से क्या क्या निकालना है। वही निकालना है जो जो चीज़ ऐसा लग रहा है कि छूट गई है या नहीं पढ़ाई गई है। जैसे पार्लियामेंट है तो कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है, क्या होता है पार्लियामेंट में, ये चीज़ यहाँ भी कवर है वहाँ भी कवर है, तो नहीं, उसको नहीं ऐड ऑन करना है। लेकिन कोई ऐसा एक्सेप्शन या फिर कोई ऐसा टॉपिक या फिर कोई ऐसा वो पॉइंट जो कि आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, वो उस वहाँ पे डाल देना है, सिंपल बात है। हाँ, बिल्कुल, एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही चाहिए। मैंने बताया ना कि सबसे पहला आपका जो प्रायोरिटी होता है वो एनसीईआरटी ही होता है, तो एनसीईआरटी को तो बिल्कुल पढ़ना है। क्योंकि वो सरकारी बुक है, आप देखोगे उसमें 12 ऑथर्स, 11 ऑथर्स सरकार के वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स जो होते हैं वो लिखते हैं वो। तो एनसीईआरटी को तो बिल्कुल नहीं इग्नोर कर, मेरे हिसाब से। गुड मॉर्निंग सर। सर प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे डील करें? सर जैसे टाल मटोल की आदत, बार बार अभी मतलब सोचते हैं कि 10 मिनट बात कर लेंगे, फिर वो आधे घंटे, फिर वो 1 घंटे हो जाता है। देखो, सबसे पहले तो तुमको ये समझना चाहिए कि तुम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो कोई छोटी चीज़ है नहीं। इस देश का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स, बड़ा तो नहीं बोलेंगे, वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स टू सर्व द कंट्री। तो उस केस में अगर तुम अपने आप को ये नहीं संभाल पा रहे हो कि 10 मिनट बाद, 20 मिनट, वही इंजीनियरिंग में जो हम लोग, हमारी हालत थी वही वाला अगर कंटिन्यू है तुम्हारे, तो ये तो तुमको खुद करना पड़ेगा भाई, इसके लिए कोई आएगा नहीं। ये सब चीज़ें जो है वो इस प्रिपरेशन में बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। मतलब ये सब चीज़ अगर तुम्हारे हैं तो बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि फिर तो होगा ही नहीं ना। ये मतलब कोई ऐसा एग्जाम थोड़ी है कि 3 घंटे पढ़ेंगे और हो जाएगा। पढ़ना मतलब इसमें लंबे समय तक पढ़ना है और ज़्यादा देर तक पढ़ना है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल अंदर होनी नहीं चाहिए। तो ये अपने अंदर वो डेवलप करो कि ये सब चीज़ें जो हैं कि कल पढ़ेंगे, 10 मिनट बाद पढ़ेंगे, ये सब हट जाए। तो इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसमें तुमको तुम्हारा ही हेल्प करना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम सैफ अली हुआ। सर बोल रहे थे कि एसे को किस टाइप से कंप्लीट किया जाए, और वो जैसे कि आंसर राइटिंग लिखते हैं तो पॉइंट वाइज जो आंसर राइटिंग तो उसको भी डिफाइन करना ज़रूरी रहता है? बिल्कुल नहीं। लाइक
मैक्सिमम 80% टू 90% टाइम्स पॉइंट्स को बिल्कुल डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट्स तुम बोल दिए, सामने वाला एग्जामिनर समझ जाता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है और इससे वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। तो पॉइंट्स को डिफाइन करने की आवश्यकता 80 टू 90% ऑफ द टाइम नहीं होती है। वो क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से देखना कि वो कभी कभी डिफाइन करना पड़ जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स डिफाइन नहीं करना पड़ता है। दूसरा जो तुम बोल रहे हो कि ऐसे को कैसे करें, तो ऐसे मैंने शुरुआत में बताया कि शुरुआत ऐसे करो कि जो टॉपिक तुम पढ़े हो वही ऐसे में लिखो। जैसे पार्लियामेंट तुमने पढ़ा तो तुम लिख सकते हो कि रेलेवेंस ऑफ पार्लियामेंट, इस पे पूरा ऐसे 2 पेज का लिख दिया, ठीक है। और जब तुम्हारा लगे कि हाँ भाई अब मेरा वोकैबुलरी एक सिंपल लैंग्वेज में हो चुका है, अब हमको लिखना आ गया है, तो फिर ऐसे को लिखना चालू करो। और सबसे जैसे मैं ऐसे में ये करता था कि मैं 5 एटलीस्ट 8 डायमेंशन देता था, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, वर्ल्ड व्यू, एंटी व्यू। तो ये तुम लिख सकते हो। तो वो क्या हुआ कि वही जीएस का रेप्लिकेशन हो गया। सोशल पॉइंट में 3 पॉइंट दे दिए, पॉलिटिकल में 3 पॉइंट दे दिए, तो ऐसे मेरा एकदम जीएस की तरफ फ्लो करता था। सर ऐसे कर सकते इंट्रोडक्शन हो। में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ऐसे का, जैसे कि इंट्रोडक्शन देने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आता है। इंट्रोडक्शन देने के लिए या तो तुम स्टोरी का यूज कर सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब मेरा पहला मेंस था तो क्वेश्चन आया था कि करेज टू इम्प्रूव एंड डेडिकेशन टू सक्सीड आर कीज टू सक्सेस। मतलब कि करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर कीज टू सक्सेस। तो मैंने ये लिखा था कि उस समय चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था, अब तो 2 लॉन्च हो गया। तो मैंने ये लिखा था कि अभी हाल फिलहाल में चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ है, इंग्लिश में लिखा था, लेकिन वो फेल कर गया उसका रोवर पार्ट। तो इस लेकिन फिर भी इसरो के डायरेक्टर के सिवन से पूछा गया कि आपने तो इतना मनी वेस्ट कर दिया, तो कैसे काम चलेगा। तो के सिवन ने रिप्लाई किया कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि चंद्रयान 1 का एक पार्ट, रोवर पार्ट, फेल कर गया था, ऑर्बिटर हालांकि सक्सेसफुल था, लेकिन हम उसी डेडिकेशन से चंद्रयान 2 को सक्सेस बनाएंगे, जो कि सक्सेस हुआ भी। तो वो उस पार्ट से रेलेवेंट हो गया ना कि करेज टू एक्सेप्ट, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है, और डेडिकेशन टू इम्प्रूव, उन्होंने इम्प्रूव किया, और उसी का पार्ट है कि चंद्रयान 2 सक्सेसफुल हुआ। समझ रहे हो। तो ऐसे चालू कर सकते हैं, नहीं तो किसी स्टोरी से चालू कर सकते हैं। स्टोरी से चालू करने में दिक्कत ये है ना कि सामने वाला कभी कभी बोर हो जाता है। उससे अच्छा है कि एक रेलेवेंट एग्जाम्पल दे दो जो कि सत्य घटना पे आधारित हो। हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है कि वाई टू बी एन आईएएस और आईपीएस, और क्यों सिविल सर्विसेज ही क्यों, तो वो आपका क्या था और जेन्युइन क्या होना चाहिए? देखो मेरी हुआवे में जॉब लगी थी, 17 लाख की जॉब थी जब मैं इंजीनियरिंग से आ रहा था, तो उसको मैंने छोड़ दिया, मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था वो जॉब। मेरे अंदर यही था कि सबसे पहले तो यही होता है कि आप देखते हो कि समाज में सबसे ज़्यादा वैल्यू किस को मिलती है, तो हम भारतीय समाज से आते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में अगर 1 करोड़ की भी जॉब तुम्हारी लगी है ना, और तुम बीपीएससी में एक अधिकारी हो, तो माइक्रोसॉफ्ट के 1 करोड़ वाले को उतना प्रेफरेंस नहीं मिलता है। हालांकि ये गलत है, सही है, ये अलग डिबेट है, बट बहुत हद तक तुमको तुम्हारा समाज भी बताता है कि तुमको किस चीज़ की तैयारी करनी है। दूसरा बात, मैं बिहार से पला बड़ा हूँ, तो बिहारी समाज तो तुमको पता ही है कि या तो करब नौकरी सरकारी, ना तो बेचब तरकारी, मतलब ये वाला डायलॉग यहाँ फेमस है। तो मैं भी इसी इसी मिट्टी से पला बड़ा हूँ। तो ये 2 चीज़ थी। तीसरी चीज़, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और इंजीनियरिंग लाइफ में अपना देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि बीइंग एन आईएएस आईपीएस यू कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, और उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, वो मनी से नहीं मिल सकता है। तो ये 3 चीज़ें मुझे मोटिवेट की। चौथा यही है था, ये भी था कि मेरे माता-पिता का भी सपना था कि एक बड़ा अधिकारी बने मेरा बेटा। तो ये चारों मोटिवेशन था। बाकी क्या मोटिवेशन आपका है, ये आप पे निर्भर करता है। और एक क्वेश्चन था सर कि ऑप्शनल्स आपने किस बेसिस पे चूज किए? ऑप्शनल, जैसे मैंने शुरुआत किया था कि मैं कुछ ऑप्शनल का पहले तो मैंने सारे ऑप्शनल का वो सिलेबस देखा। जैसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से है, तो वो तो है ही नहीं यूपीएससी के सिलेबस में। तुम वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो मुझे पूरा इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ता, तो मैंने टोटली रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, मैंने ये देखा कि किस सब्जेक्ट से मेरा कोहेरेंस मतलब लगाव ज़्यादा है, तो मैंने 3 सब्जेक्ट चुने थे, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलॉसफी। मैंने 5-5 दिन तीनों को पढ़ा, और फिर मैंने ये देखा कि सोशियोलॉजी से मेरा लगाव सबसे ज़्यादा है, तो फिर मैंने आँख मूंद के सोशियोलॉजी ले लिया। थैंक यू। मैंने प्रवीण पांडे सर से पढ़ा। सर आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या था? मतलब प्रिपरेशन के दौरान मतलब रेफरेंस क्या था आपका, पढ़ने का तरीका क्या था? कैसे पढ़ता था मैं? देखो मैं अर्ली मॉर्निंग वाला इंसान हूँ, तो मैं सुबह-सुबह उठता था, अपना नॉर्मल एक्सरसाइज किया और उसके बाद पढ़ने बैठ जाता था। और डेली का मेरा टारगेट सेट था, तो मेरा ये नहीं था कि मैं 10 घंटा पढ़ूँगा, 8 घंटा पढ़ूँगा। टारगेट मैंने बहुत रियलाइज़ेबल बनाए थे, और लॉन्ग टर्म टारगेट और शॉर्ट टर्म टारगेट था।
वो पूरा हो जाता था तो फिर मैं अपना छोड़ देता था पढ़ाई करना। तो जनरली मैं ऐसा बनाता था कि डेली 5-6 घंटा लग जाए, ऐसा तो टारगेट होना चाहिए। मैं डेली 5-6 घंटे, 7 घंटे मान लो उतना पढ़ता था, और फिर जब एग्ज़ाम बहुत पास आ जाता था तो दिन भर पढ़ता था। उसमें फिर घंटा गिनता नहीं था, मतलब या फिर ऐसे रियलाइज़ नहीं होता आपको ये था। सिलेबस कंप्लीट करने में सर लगभग कितना टाइम लगा कि अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि हाँ अब कंप्लीट हो चुका है, अटेम्प्ट देने लायक? लगभग 1.5 साल भाई मान सक 1.5 ईयर्स लगा था। ताकि मुझे लगने लगा कि हाँ, अब मैं मतलब उस काबिल हूँ कि मैं सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर, मतलब स्टार्ट करने से और वो एंड मतलब 1.5 साल लगे थे मुझे। थैंक यू सर। लेकिन 1.5 साल इज़ नॉट अ लाइक लिमिट। बहुत लोगों का 8 महीने में ही कंप्लीट हो सकता है। बहुत सारे लोग का अंडरस्टैंडिंग पे है कि जल्दी समझ जाए। हाँ, वो जिसके जैसे उसके बिहेवियर पे, उसका बैकग्राउंड बहुत कुछ मैटर करता है। मेरा पूछ रहे हो तो मेरा तो 1.5 साल लगा था। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं ऑप्शनल जो है ज्योग्राफी टॉप किया हूँ सर, क्योंकि सर जीएस पढ़ते टाइम बहुत इंटरेस्ट आया था ज्योग्राफी में सर, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसका एक पार्ट है सर, वो एकदम विलन वाला रोल प्ले कर रहा है मेरे लिए सर, वो समझ ही में नहीं आ रहा है। तो मतलब एक पोर्शन के लिए क्या मुझे पूरा ऑप्शनल चेंज करने लेना चाहिए सर? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ह्यूमन तुम्हारे लिए विलन है, लेकिन बहुत लोग के लिए वो हीरो भी होगा। उसको समझ में आ रहा होगा। उसी हाँ, तो वो उस विलन को हीरो बनाओ ना, मतलब अपने उस विलन मतलब क्यों क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मुझे तो यही नहीं समझ, ह्यूमन ज्योग्राफी क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सर ट्राई बहुत किए समझने का। तो हो सकता है तुम जहाँ से ट्राई कर रहे हो वहाँ दिक्कत हो। तो ये भी चेंज कर लो। देख लो मतलब, लेकिन सिर्फ़ एक सेक्शन के लिए पूरा अपना मेहनत चेंज करना, क्योंकि दूसरे जगह जाओगे ना तो तुमको एकदम बेसिक से चालू करना पड़ेगा। यहाँ पे एटलीस्ट तुम माउंट एवरेस्ट अगर 8,848 मीटर है तो 7,000 मीटर तक तो पहुँच गए हो ना, बस 1,800 मीटर और पढ़ दूसरे में तो फिर से चालू करना पड़ेगा पूरा। तो उससे बेटर है कि जो नहीं समझ में आ रहा है उसी को बेटर करने की कोशिश करो। एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उसको बनाओ। यस सर, एक और क्वेश्चन था कि सर आपका जो करंट अफेयर को टैकल करने का क्या स्ट्रेटेजी था सर? मतलब बहुत कंफ्यूजिंग एरिया है ये। देखो मैं ना जनरली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं ये सलाह नहीं दूँगा कि न्यूज़पेपर, उससे अच्छा मैं क्या करता था, किसी भी इंस्टीट्यूट का ओनली आईएएस का तुम डेली का वो करंट अफेयर जो डेली आता है इनके साइट पे वो देख लो, फिर उनका मंथली देख लो, फिर ईयरली देख लो, हो गया कंप्लीट। जब इंस्टीट्यूट ही आपको करके दे रहे हैं तो फिर पूरा पेपर पढ़ने की क्या आवश्यकता है? समझ रहे हो? तो डेली करंट अफेयर्स पढ़ लो उनका, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लगेगा। मंथली जब उनका कंपाइलेशन आएगा वो पढ़ोगे तो तुम डेली चूंकि कर चुके हो तो बहुत सारा टॉपिक वहाँ मैच करेगा, वो मंथली कर लिए। और लास्टली जब ईयरली आएगा प्रीलिम्स के पहले या मेंस के पहले तो वो कर लेना। सर जो यूट्यूब पे एडिटोरियल वीडियो आ जाते सर, वो सही रहेंगे पढ़ने? बिल्कुल सही रहेगा। मैंने सुमित सर का पूरा एडिटोरियल वीडियो बहुत दिन तक फॉलो किया है। सर उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। जैसे कि यहाँ पे कोचिंग में जब क्लासेस हो जाते हैं तो जैसे ही ये ओवर हो जाता है क्लासेस तो मैं PYQ रेफ़र करता हूँ। तो PYQ 10 में से 5 सही होता है और 4 गलत होता है, कभी कभी 5 गलत हो जाता है, और जो गलत होता है उसमें फैक्चुअल वाला गलत होता है। तो उसको कैसे इम्प्रूव करें सर? देखो एग्जाम जब आप दोगे ना तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी, अगर आपने एक स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो कर रखा है तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक वो जो कि हर स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेंगे, और एक वो जो किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है? तो अपना फोकस हमेशा स्टैंडर्ड बुक वाले पे रहना चाहिए। अगर जो स्टैंडर्ड बुक को आप फॉलो किए उससे फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। ठीक है? क्योंकि आपने एक ही बुक को 10 बार पढ़ा है, उसके बाद नहीं बन रहे तो ये आपकी गलती। उसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें किसी का कोई रोल नहीं होता है, उसमें जनरली तुक्का भी नहीं मारना चाहिए। और जो आप बोल रहे हो ना कि 10 में से 5 फैक्ट आते हैं, मैं नहीं मानता। अगर आप यूपीएससी का पूरा ओवरऑल 100 का क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि 20 से 30 फैक्चुअल क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते हैं, 70 एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो उस 20 से 30 में आपने इतना तो पढ़ा रखा होगा कि 10 तो आप सही कर जाओगे ना, या चलो 8, 9, 10 तो सही कर जाओगे। बाकी 70 में से एटलीस्ट अगर आप 50 भी सही कर गए जो एनालिटिकल वाला है तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। सर प्रीलिम्स के लिए तो फैक्चुअल में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कॉन्सेप्चुअल में सर? ऑफ कोर्स कॉन्सेप्चुअल में, फैक्चुअल में तो कुछ है ही नहीं। फैक्चुअल में क्या है, अगर इसने लेटर लिखा तो लेटर लिखा, पार्लियामेंट में इतने सीट्स होते हैं, मतलब जो भी फैक्ट में कुछ है ही नहीं। फैक्ट तो रटने वाली चीज़ है ना, एनालिटिकल होगा तभी तो आपका मेंस में भी अब वो काम आएगा और फिर आप वो इंटरव्यू में भी बोल पाओगे। सर सब्जेक्ट को कैसे इंटरलिंक करें हम लोग, जैसे कि इकोनॉमी या पॉलिटी, कैसे कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं उन दोनों? कभी भी ऐसे सोच के मत पढ़ो कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अगर मान लो कि बजट डिस्कशन हो रहा है पार्लियामेंट में, तो बजट सिर्फ पॉलिटी थोड़ी है, बजट तो इकोनॉमिक्स भी है। तो कभी भी ये सोच के मत पढ़ो कि हम इकोनॉमिक्स का आंसर लिख रहे हैं या फिर पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं। आंसर हमेशा ऐसा लिखो जो कि ओवरऑल वाइड पर्सपेक्टिव से हो।
तो हमेशा ये सोच के पढ़ो कि हम जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। थैंक यू। तो समराइज़ ऐसे करते हैं कि सबसे पहले मैं फिर से अपना स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि क्या किया था मैंने। तो जो मैंने वो शॉर्ट में बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, ठीक है? 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ी थी। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पे रेफ़र किया था। स्टैंडर्ड बुक्स किसी भी टॉपर का देखोगे तो एक ही ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम बताते हैं। तीसरा जो मैंने बताया कि अपने रिसोर्सेज़ को बहुत मिनिमम रखना है। मिनिमम इन द सेंस कि मिनिमम और ऑथेंटिक हो। एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक काफ़ी है। ऐसा नहीं कि अब एक सब्जेक्ट पे 4 अलग-अलग ऑथर के बुक पढ़ रहे हैं। तो मिनिमम रिसोर्सेज़ उसको मैक्सिमम टाइम पढ़ना है, ठीक है? इससे आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाओगे। पीवाईक्यू इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। पीवाईक्यू जब लग जाए तो फिर आप उसके बाद कोचिंग के मॉक टेस्ट दोगे। आपके तो रेगुलर होते ही रहेंगे, लेकिन जो लास्ट वाला जो फुल मॉक टेस्ट होता है वो देना है। तो सबसे पहले पीवाईक्यू फिर मॉक टेस्ट। उससे क्या होगा कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएँगे। अगर आपके प्रीलिम्स क्लियर हो गए तो उसके पहले ही आपने जो आंसर राइटिंग अपने आंसर राइटिंग कंटिन्यू रखना है। प्रीलिम्स निकलने के भी पहले हर दिन 1 या 2 आंसर लिखना है, अगर आपके पास 1 साल हैं तो। और जब प्रीलिम्स निकल जाए तो उस 3 महीने के दौरान एटलीस्ट 1000 पेज लिखना है आपको। आपके जैसे मेरा यहाँ पे हाथ पे गड्ढा बन जाता था और मैंने फ़ोटो भी ले रखा है, तो पूरा गड्ढा बन गया था ये, और 2 महीने में ये गड्ढा सही हो गया था। तो मैटर नहीं करता, मतलब इतना आंसर लिखना है कि जिस दिन वो क्वेश्चन आए तो अपने आप हाथ चले। वो होता है, वो एक्चुअल में होता है। मैं भी जब स्टार्ट कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे कंप्लीट होगा 50 पेज, लेकिन हो जाता है वहाँ कंप्लीट। और वो जो मिरेकल होता है ना, वो प्रैक्टिस से होता है और बिलीफ से होता है। तो आंसर इतना लिखना है कि मेंस क्लियर हो जाए, और आंसर आप तभी लिखोगे जब आपने पढ़ रखा हो पहले से। कुछ भी तो नहीं लिख के आओगे। तो प्रीलिम्स के बाद पढ़ने का रोल कम हो जाता है और आंसर लिखने का रोल ज़्यादा हो जाता है। फिर मेंस कंप्लीट हो गया तो वहाँ पे अपने आप को मॉक इंटरव्यूज़ के मतलब 3-4 मॉक मैक्स टू मैक्स देना है, और अपने आप पे फोकस करना है कि मेरा डैफ क्या बोलता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, और उस हिसाब से तैयारी करना है और फाइनली इंटरव्यू में जाकर बैठना है। तो दिस वाज़ माय स्ट्रैटेजी। और उसके बाद सोशियोलॉजी की जहाँ तक बात है, तो सोशियोलॉजी मैंने अपने एक शिक्षक प्रवीण पांडे सर से पढ़ा था, तो उनका मेरे पास नोट्स था। उसके साथ-साथ एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी करके एक बुक आती है नितिन सांगवान सर की, वो मैंने कंबाइन की थी, और साथ ही साथ मैंने अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी हाई कर दिया था। और सोशल टॉपिक्स कहीं भी आते थे, चाहे वो पीरियड पॉवर्टी हो या कास्ट सेंसस हो, तो उसमें मैं फोकस करता था और अपना एक व्यू डेवलप करता था कि मी टू मूवमेंट में मेरा क्या व्यू है, और फिर उस हिसाब से फिर मैं आंसर लिखता था। थिंकर्स पे मैं बहुत फोकस करता था, क्योंकि अल्टीमेटली सोशियोलॉजी हो या फिर जो भी एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें थिंकर्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो थिंकर्स पे मैं फोकस करता था और आंसर राइटिंग बहुत हेवीली करता था, और उसी बेसिस पे मेरा ये था कि पिछले बार मुझे सोशियोलॉजी में 281 मार्क्स आए थे, इस बार मुझे 285 मार्क्स आए, व्हिच इज़ वेरी गुड मार्क्स। तो ऐसे मैंने सोशियोलॉजी क्लियर की, और फिर यही था मेरा स्ट्रैटेजी जो मैंने शुरू से लेकर अंत तक बता दिया। सर कुछ ऐसा सर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 2025 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए कि अगले साल तक मतलब उनका चांसेस इंक्रीज हो पाए प्रीलिम्स में खास करके? सबसे पहले तो ये है कि दिसंबर तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रीलिम्स ऑफ कोर्स क्लियर करना है, बट अल्टीमेटली मार्क्स मतलब रिजल्ट लिस्ट में अपना नाम भी देखना है। तो दिसंबर तक प्रीलिम्स और मेंस लेके चलना है। जनवरी से लेके मई तक प्रीलिम्स फुल्ली शिफ्ट हो जाना है। अगर तैयारी अच्छी है तो फरवरी से मई कर लेना, बट फुल्ली शिफ्ट हो जाना है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल लगाने हैं। जो अपना ऑथेंटिक रिसोर्स है उसका रिवीजन करते रहना है, और लास्टली मॉक्स देने हैं, और मॉक जब आप दोगे और फाइनली एग्जाम में बैठोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। ओके सर, थैंक यू। तो एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सिद्धांत। एक बार कुछ और सर आप बोलना चाहते हैं तो? नहीं, मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अल्टीमेटली जब आप इस जर्नी को देखोगे, जैसे मैं अपनी जर्नी को देखता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जो भी मेरे लाइफ में हुआ वो बहुत, जो भी होना था वो होना ही था। तो जब आप सक्सेस पा लेते हो ना, सो कॉल्ड सक्सेस, हालांकि कोई एग्जाम निकालना ऑफ कोर्स इट्स अ सक्सेस, बट दिस इज नॉट लाइफ। लेकिन हाँ, पा लेते हो तो आपको लगता है कि हाँ भाई ये सब चीज़ वर्थ इट था। जैसे मेरे सेकंड अटेम्प्ट में मेरा इससे भी ज़्यादा मेंस में मार्क्स था, बट इंटरव्यू में मेरे काफ़ी बेकार मार्क्स आए थे। तो उस समय मुझे लगता था ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन जब मेरा इस अटेम्प्ट में फाइनली सिलेक्शन हो गया और मुझे मिल रहा है आईएएस का पोस्ट, तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि जो भी हुआ था वो होना था।
क्योंकि अगर मेरा उसी समय हो जाता तो फिर मेरा बीपीएससी में 5th रैंक नहीं आता, मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता। तो समवेयर और द अदर आपको लास्ट में समझ में आएगा कि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो होना ही था, लेकिन उसमें वो होता है प्रारब्ध, देयर इज समथिंग कॉल्ड कर्म, तो वो आपका मेहनत होता है। जब वो दोनों मैच करता है तो आपका मेहनत और आपका लक दोनों मैच करेगा, तो आपको एक ना एक दिन सक्सेस मिल जाएगा। एंड आई होप कि आप सबको ही सक्सेसफुल हो और एक ना एक दिन देश की सेवा करें। थैंक यू।